गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए फिस्कल पॉलिसी से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक असमानता, आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमारे फिस्कल पॉलिसी का मेन पर्पस क्या होता है कि इकोनॉमी को स्टेबल रखना। अब स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ग्रो ना करे। इकोनॉमी ग्रो करे बट एक पर्टिकुलर पेस के साथ, मतलब उसमें बहुत ज्यादा भूचाल ना हो। ऐसा नहीं कि कभी बहुत तेजी से बढ़ गया और बहुत कई बार कभी नीचे आ गया या निगेटिव में चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी यानी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फिस्कल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता होता है, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। क्या होता है बच्चों? फिस्कल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आंसर है यहां पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख सकते हैं आप लोग। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मैनेजमेंट ऑफ द मनी सप्लाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सचेंज रेट। वित्तीय नीति किससे संबंधित है? मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन, सरकारी व्यय और कराधान, ब्याज दरें या फिर विनिमय दरें। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड विद टैक्सेशन एंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार की खर्चे और टैक्सेस से रिलेटेड होता है फिस्कल पॉलिसी। यानी फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड विद द टैक्सेस एंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आंसर होगा इसका क्या बच्चों? आंसर होगा इसका बी, स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। तो फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हु फॉर्मुलेट द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, सेबी। भारत में वित्तीय नीति कौन तैयार करता है? यानी फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग या फिर सेबी? कौन करता है बच्चों? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया में फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तैयार करता है। कौन करता है बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आंसर क्या है? बी। आंसर है बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। Which of the following is an instrument of the fiscal policy? इसमें से कौन फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है? यानी फिस्कल पॉलिसी किसके थ्रू चेंज हो सकता है? आप बता सकते हैं बच्चों? रेपो रेट, पब्लिक डेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बता सकते हैं बच्चों? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मनी सप्लाई बढ़ा या घटा सकता है आरबीआई। पब्लिक डेट क्या है? गवर्नमेंट का टैक्सेशन एंड रेवेन्यू का पार्ट है। रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट कहीं से लोन भी लेती है, यानी कर्जा भी लेती है, वो भी उसके रेवेन्यू में आता है, उसके रेवेन्यू में आता है। तो यानी ये आपका फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। पब्लिक डेट फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय नीति का एक साधन है? रेपो रेट नहीं है, यह मॉनेटरी पॉलिसी का है। सार्वजनिक ऋण आंसर है। विदेशी मुद्रा भंडार ये भी मॉनेटरी पॉलिसी है बच्चों। और ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी मॉनेटरी पॉलिसी। यानी रेपो रेट
विदेशी मुद्रा भंडारण एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तीनों के तीनों यानी ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, जबकि बी जो है फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। क्या है बच्चों? बी जो है फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। तो आंसर इज बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे बच्चों। विच टाइप ऑफ टैक्स इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट टैक्स? तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका इंसिडेंस एंड इंपैक्ट दोनों सेम इंडिविजुअल पे पड़ता है, यानी जिस पे टैक्स लगाया जाए और जो इसका बर्डन बियर करे, मतलब वैसा टैक्स जो कि किसी इंडिविजुअल पे लगाया जाए और वही इंडिविजुअल उसको बियर भी करे, उसे आप डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है लगता किसी और पे, उसका बर्डन कोई और बियर करता है, लगता कोई किसी और पे और बर्डन उसका कोई और बियर करता है। सो विच टाइप ऑफ टैक्स इज कंसिडर्ड एज ए डायरेक्ट टैक्स? सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है बच्चों, आप जानते हैं। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जैसे मेरे इनकम पे टैक्स लगता है तो मुझे ही बियर करना है। सेल टैक्स हम प्रोड्यूसर पर लगाते हैं और प्रोड्यूसर वो कंज्यूमर से उसका प्राइस बढ़ा करके वसूल लेता है। आप प्रोड्यूसर पर लगाते हैं और प्रोड्यूसर उसका प्राइस बढ़ा करके कंज्यूमर से वसूल लेता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है बच्चों, जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है बच्चों। ठीक है, यानी इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। हिंदी में देखिए, किस प्रकार का कर प्रत्यक्ष कर माना जाता है? बिक्री कर, नो, दिस इज अप्रत्यक्ष कर। आयकर, यस। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेस टू इंक्रीज स्पेंडिंग, इट इज कॉल्ड व्हाट? जब गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करती है स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। इसका हिंदी में देखिए, जब सरकार खर्च बढ़ाने के लिए कर को कम करती है तो इसे क्या कहा जाता है? संकुचनकारी वित्तीय नीति, विस्तारवादी वित्तीय नीति, आपूर्ति पक्ष नीति, मौद्रिक नीति। क्या कहते हैं बच्चों इसको? बहुत ही सिंपल, जब गवर्नमेंट टैक्स कम करती है इसका मतलब आपके पास पैसा ज्यादा बचता है खर्च करने के लिए। मान लेते हैं कि आप पहले साल के 20 लाख कमाते थे, उसमें 30% टैक्स देते थे, आपके पास बचता था कितना बचता था? 14 लाख रुपए। अब सरकार ने उसको 20% कर दिया तो आपके पास कितना बचा? उससे ज्यादा बचा, यानी अब आप अपने पे ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, तो इसका स्पेंडिंग बढ़ रहा है, पूरे इकोनॉमी की स्पेंडिंग बढ़ रही है, उससे इसे आप क्या कहते हैं? मतलब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसको कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज, फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं बच्चों? फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं? वित्तीय घाटा किसे कहते हैं बच्चों? वित्तीय घाटा किसके किसके बीच का अंतर है? तो घाटा है, ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा। बहुत ही सिंपल सा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा, तो उससे आप ये देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो, दिस इज नॉट टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल रिसिप्ट। यस, दिस इज योर आंसर। एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे आप क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। इट्स कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। यानी आंसर आपका है कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है उसे आप फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। चाय आ गया है, पीते रहते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, या फिर रुक जाइए, पहले इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट?
गवर्नमेंट के लिए सबसे मेन सोर्स या प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? इनकम के लिए सबसे सबसे मतलब उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोरोइंग या डिसइन्वेस्टमेंट? सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उधार या फिर विनिवेश? क्या है सरकार के लिए सबसे प्राइमरी सोर्स, मुख्य स्रोत क्या है? उसके इनकम का मुख्य स्रोत क्या है? तो बच्चों इसमें मुख्य इनकम का मुख्य स्रोत डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर। अभी मैंने आपको प्रत्यक्ष कर बताया भी है थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? इसमें से फिस्कल पॉलिसी का कौन सा टूल नहीं है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है बच्चों, आप जानते हैं, टैक्सेशन भी है फिस्कल पॉलिसी में, पब्लिक डेट भी है, अभी हमने आपको सब समझाया, कैश रिजर्व रेशियो, ये मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रोपोर्शन आरबीआई के पास रखता है, उसे आप कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। उसको घटा और बढ़ा करके मनी सप्लाई को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। यही आप मतलब कैश रिजर्व रेशियो मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय नीति का साधन नहीं है? सरकारी व्यय है, कराधान है, सैद्धांतिक ऋण है, ये नहीं है। तो आंसर विल बी दिस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। पब्लिक डेट इन इंडिया इज मैनेज बाय, इंडिया में पब्लिक डेट कौन मैनेज करता है? राइट, भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, राज्य सरकारें या फिर गृह मंत्रालय? कौन करता है बच्चों, बता पाएंगे आप लोग? आपको याद होगा बच्चों, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि आरबीआई जो होता है, बैंकर्स टू द बैंक एंड बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी होता है। तो आपका लोन कौन मैनेज करता है? आपका बैंक। सिमिलरली आरबीआई भारत सरकार का बैंक है, इसलिए उसके कर्जे आरबीआई मैनेज करता है। तो पब्लिक डेट इज मैनेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक डेट इन इंडिया इज मैनेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे बच्चों। What is the impact of the high fiscal deficit on the economy? जब बहुत ज्यादा घाटा होगा तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? क्या इट रिड्यूसेस इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज करेंसी, रिड्यूस जीडीपी? उच्च वित्तीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति को कम करता है, मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, मुद्रा को स्थिर रखता है या जीडीपी को कम करता है? बता पाएंगे आप लोग? बहुत ही सिंपल सा केस है। जब घाटा ज्यादा होगा, जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार करेंसी प्रिंट करेगी, नई करेंसी प्रिंट करेगी। सरकार मतलब आरबीआई से कह के नया प्रिंट, उसको नया करेंसी चाहिए उस घाटे को पूरा करने के लिए, यानी मनी सप्लाई बढ़ेगा। और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है, यानी इट इंक्रीजेस इन्फ्लेशन, इट इंक्रीजेस इन्फ्लेशन। सो जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, उसको पूरा करने के लिए आपको मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, नया करेंसी प्रिंट करना पड़ेगा, उसके वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगा और फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये इसको कहते हैं क्या? मोनेटाइजिंग डेफिसिट। इसको आप कहते हैं मोनेटाइजिंग डेफिसिट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। विच कमिटी इज एसोसिएटेड विद द फिस्कल रिफॉर्म इन इंडिया? केलकर कमिटी, नरसिम्हम कमिटी, स्वामीनाथन कमिटी, वर्मा कमिटी? भारत में वित्तीय सुधारों से संबंधित समिति कौन सी है? केलकर समिति, नरसिम्हम समिति, स्वामीनाथन समिति या फिर वर्मा समिति?
बता सकते हैं बच्चों आप लोग कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। केलकर कमेटी, फिस्कल रिफॉर्म से संबंधित जो नीति है उसे आप केलकर कमेटी कहते हैं बच्चों। इसी ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं कि नई इंडिया में मतलब किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए और इसको घटा करके कितना करना चाहिए, यह है केलकर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं इसको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट टू 6.8% ऑफ जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। What was the primary reason behind this increase? भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 6.8% कर दिया। इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या था बच्चों? बता सकते हैं आप लोग इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? मतलब 23-24 में जीडीपी मतलब फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 6.8% तक लिमिट कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों और मुख्य रीजन क्या था? बता पाएंगे आप लोग? देखिए मुख्य रीजन क्या हो सकता है। देखिए पहला क्या था? हाई डिफेंस स्पेंडिंग, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर, ये भी नहीं। इनहेंस पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, इस टाइम पब्लिक हेल्थ पे बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत थी बिकॉज की भारत सरकार और भारत तुरंत ही कोविड-19 से बाहर निकला था और अब इसको मतलब हेल्थ को सिक्योर करना था कि अब मतलब फिर से फ्यूचर में इस तरह का कोई पेंडेमिक आता है तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य था इनहेंस, मेन कारण था इनहेंस पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आप देखिए। एज पर यूनियन बजट 2024-25 द एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट इज 2.9% of the GDP. Which of the following measure can help to reduce the revenue deficit? मतलब 2024-25 के लिए एक्सपेक्टेड डेफिसिट 2.9% रखा गया है। इसमें से कौन सा मेजर है जो कौन सा वो है मेजर है जो कि इसमें रिड्यूस करने में हेल्प करेगा बच्चों? इंक्रीज कॉर्पोरेट टैक्स रेट, बूस्टिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेजिंग पब्लिक डेट, कटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। हिंदी में देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अनुमानित राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय राजस्व घाटे को कम करने में मदद कर सकता है? देखिए बच्चों कौन सा कर सकता है? कॉर्पोरेट कर दरें बढ़ाना, गैर कर राजस्व के स्रोतों को बढ़ाना, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, पूंजीगत व्यय में कटौती। क्या हो सकता है बच्चों? बता सकते हैं आप लोग? बड़ी सिंपल है इसका, बूस्टिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा करके इसको यहां तक पहुंचा जा सकता है। 2.9% ऑफ जीडीपी यानी फिस्कल डेफिसिट 2.9% ऑफ जीडीपी किया जा सकता है यदि नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज को बढ़ाया जाए। ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे बच्चों। इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्टेड 10 trillion of capital expenditure. Which of the following is the expected impact of this policy decision? Decrease in inflation, increase in unemployment, boost in infrastructure development, reduction in foreign exchange reserve. हिंदी में देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 10 करोड़ आवंटित किए। इस नीति के निर्णय का क्या प्रभाव होने की संभावना है? ध्यान से सुनिए फिर से एक बार कि 23-24 में सरकार ने 10 ट्रिलियन कैपिटल एक्सपेंडिचर अलोकेट किया।
मतलब इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेटेड 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन इन उसके लिए अलोकेट किया। किसके लिए बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, है ना। इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? तो इसका इंपैक्ट होगा बच्चों बहुत ही सिंपल कि बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको किसके लिए दिया गया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रेलवे बढ़ेंगे, पोर्ट्स बढ़ेंगे, आपके हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज बढ़ेंगे, इसके लिए ये दिया गया था और ये इसका इंपैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024 which sector contributed most to the tax revenue for the government? कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया? रियल एस्टेट, आईटी, ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सरकार के लिए कर राजस्व में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा? रियल एस्टेट, सूचना प्रौद्योगिकी, तेल और गैस, विनिर्माण। तो ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ऑयल एंड गैस का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे बच्चों, इन 2024 इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो पता है बच्चों? मतलब आपका जो कर्जा है जीडीपी का कितना परसेंट है? डेट टू जीडीपी यानी डेट टू जीडीपी, डेट टू जीडीपी ये कितना परसेंट है? जीडीपी का कितना परसेंट है? डेट टू जीडीपी रेशियो was recorded approximately 84%. 84%. What is the significance of this ratio? इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके पास है। इट इंडिकेट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल डेट, इट शो द गवर्नमेंट फिस्कल प्रूडेंस, इट रिप्रेजेंट द कंट्रीज फाइनेंशियल लेवरेज, इट रिफ्लेक्ट द परसेंटेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हिंदी में देखिए 2024 में भारत का ऋण से जीडीपी रेशियो अनुपात लगभग 84% दर्ज किया गया। इस अनुपात का क्या महत्व है? यह बाहरी ऋण के औसत को इंगित करता है, यह सरकार के वित्तीय विवेकशीलता को दर्शाता है, यह देश की वित्तीय उत्तोलन को प्रतिनिधित्व करता है और यह पूंजीगत व्यय का प्रतिशत दर्शाता है। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस रिप्रेजेंट द कंट्रीज फाइनेंशियल लेवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे बच्चों, द यूनियन बजट 2024 अनाउंस अ न्यू टैक्स रिजीम विच लोअर टैक्स रेट बट फ्यूअर एग्जम्पशन। उसको मतलब टैक्स रेट कम कर दिया बट एग्जम्पशन कम कर दिया उसका। What is the likely impact of these changes? केंद्रीय बजट 2024 ने कम दरों लेकिन कम छूट के साथ एक नई कर व्यवस्था की घोषणा की। इस परिवर्तन का संभावित प्रभाव क्या होगा? इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, हाई टैक्स इवेजन, रिडक्शन इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, इंक्रीज इन पब्लिक डेट। क्या होगा इसका? तो बहुत ही सिंपल सा, इसमें इंक्रीज इन टैक्स कंप्लायंस। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, हमने पीछे भी किया है। टैक्सेशन पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी होता है बच्चों, पब्लिक एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट बोरोइंग फिस्कल पॉलिसी होता है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी होता है। तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही बच्चों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और इस तरह के वीडियोस को किस किस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।